गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की आगे शुरुआत करते हैं। हमने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और हमने अभी तक टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था। और टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने सबसे पहले एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, जहां हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह से बनता है, किस तरह से हम डीएनए को काटते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। हमने ये भी देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किस तरह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को स्कैन करता है, इंस्पेक्ट करता है, और अल्टीमेटली वहां पर कट लगा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में मदद करता है, स्टिकी एंड्स बनाता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसे हम कहते हैं वेक्टर्स। देखिए साथ साथ हम एनसीईआरटी को भी सारा रिव्यू करते जाएंगे, और वेक्टर्स को आज हम कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं? चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन में वेक्टर्स को पढ़ लेते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, वेक्टर्स आर नोन एज क्लोनिंग वेक्टर्स। हम इन्हें क्लोनिंग व्हीकल्स भी कहते हैं, है ना, या क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं, और जीन व्हीकल भी कहते हैं, या जीन टैक्सी भी कहते हैं। तो कॉमनली यही क्लोनिंग व्हीकल या जीन टैक्सी कहा जाता है, या जीन कैरियर कहा जाता है। अब देखो वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो, ये वो डीएनए है जो बेसिकली एक फॉरेन और डिजायर्ड जीन को किसी सूटेबल होस्ट में डालने का काम करता है, उसे कैरी करता है। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हम कहते हैं कि देखिए जी, द डीएनए, है ना, ये भी तो डीएनए है, used for transferring the desired gene, और हम यहां लिख देते हैं पैसेंजर डीएनए। अब वो क्या चीज है वो बाद में देखते हैं। पैसेंजर डीएनए into the host cell is known as vector। ठीक है। अब देखो, यहां हमें साफ साफ डेफिनेशन में हमने कह दिया है कि देखिए भी, डीएनए जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है, किसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है? वो करता है डिजायर्ड जीन को, या पैसेंजर डीएनए। ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, हम इसे बाद में देखते हैं। अब देखो, यहां पर बात आ जाती है कि कितने तरह के हमारे पास वेक्टर्स हैं। देखिए मेजरली मेजरली जो हमने एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही मेजर वेक्टर को पढ़ना है, वो है प्लाज्मिड। ठीक है। और भी है, जैसे बैक्टीरियोफेजेस। इसके बारे में हम हल्का फुल्का बैक्टीरियोफेजेस का कुछ नहीं हमने करना है, हल्का फुल्का अभी 1 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे। और भी हमने, जैसे क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर एनिमल्स, क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए जी, बात स्टार्ट करते हैं अब वेक्टर्स की। हमें बेसिक चीज तो समझ आ गई कि वेक्टर्स होते क्या है। देखो अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी प्लाज्मिड के बारे में हम जान लेते हैं। अब ये एक ऐसा वेक्टर है, प्लाज्मिड होता क्या है? देखो, प्लाज्मिड हमें एक चीज पता है कि प्लाज्मिड जो है वो एक सर्कुलर, देखिए सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। कहाँ पड़ा है? कहाँ पड़ा है? वो पड़ा है बैक्टीरिया के अंदर, है ना। और खास तौर पे हम सबसे कॉमन एग्जांपल किसकी लेते हैं? कॉमन एग्जांपल हम किस बैक्टीरिया की लेते हैं? एशेरिशिया कोलाई की, इसी की लेते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया की लेते हैं। तो इसके अंदर वो प्लाज्मिड पड़े हुए हैं। अब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इनकी एक प्रॉपर्टी है। वो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी इनके पास है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करते हैं बाय यूजिंग द होस्ट मशीनरी। रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी इनके अंदर है। अब यहाँ पर हम अलग अलग तरह के अगर देखा जाए तो हमने प्लाज्मिड्स इस
इस वेक्टर्स की फॉर्म में देखेंगे और वो सारे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हैं। तो देखिए कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज्ड हैं। हम इनकी बात करेंगे अभी, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ नाम पे फोकस करते हैं कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड जो वेक्टर्स हैं वो कौन से हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हम लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारे पास PBr322, है ना। हमें पता है कि ये क्या है, प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिग्स 322 स्ट्रेन। इसके अलावा देयर इज प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 18 का हम बड़ा यूज करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे हैं, 7 8 12 13 18 19, लेकिन मेजरली हम पीओसी 18 का हल्का फुल्का, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं तो इसकी बात भी नहीं करेंगे। हाँ, एक जगह आएगा ये, तो वहां इसको हम देख लेंगे। तो मेजरली हम देखते हैं कि ये जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हैं, हमारे पास पीबीआर 322 और पीयूसी के बाकी स्ट्रेन्स और 18 एक मेजर स्ट्रेन है जिसकी बात हम करेंगे थोड़ी बहुत। इसके अलावा देखो, अब कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं, जैसे हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। तो देखो बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड एक अच्छा वेक्टर है। देखो प्लाज्मिड क्यों अच्छा वेक्टर है, क्योंकि ये अपनी कॉपीज बना सकता है ना, कॉपीज बना सकता है। यहाँ अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज भी एक अच्छा वेक्टर और प्लाज्मिड से अच्छा है। सबसे बड़ी बात देखो, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इट इज बेटर देन प्लाज्मिड। ऐसा क्यों कह रहा हूं, है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज तो हमें पता है कि इसके पास जो वायरल डीएनए होगा, और वो जो डीएनए है जब बैक्टीरिया के साथ मिलेगा तो वो अल्टीमेटली प्रोफेज बनाएगा। तो अब देखो, अब ये जो बैक्टीरियोफेज डीएनए होता है या बैक्टीरियोफेज एज प्लाज्मिड है, ये बेटर वेक्टर माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि ये क्या कर सकता है, इट कैन कैरी इट कैन कैरी लार्ज फ्रैगमेंट्स। देखो ये बड़े फ्रैगमेंट्स को भी ट्रांसफर कर सकता है, लार्ज फ्रैगमेंट्स को ले सकता है, कैन बी यूज टू कैरी लार्ज फ्रैगमेंट्स। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या आता है, ये इसके लिए भी, ये बड़ी आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के वक्त डिटेक्ट कर सकते हैं इसके फ्रैगमेंट्स को। सो कैन इजिली, देखो, कैन इजिली डिटेक्ट ड्यूरिंग क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स, ड्यूरिंग क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि ये अपना बिहेवियर ही अलग होता है। तो इसीलिए ये लार्ज फ्रैगमेंट्स को ले सकते हैं, तो इसीलिए बैक्टीरियोफेज और बेटर वेक्टर्स माने जाते हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा प्लाज्मिड का यूज करते हैं, है ना। अब अगर देखा जाए कॉमनली, कॉमनली अगर देखा जाए तो हर जो वेक्टर्स हैं, हमने ये तो बात कर ली, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये दो चीजों का बीच में हल्का फुल्का दिया गया है। लेकिन अब मेजर बात आती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड वेक्टर। एक अच्छे वेक्टर के क्या फीचर्स होते हैं, एक अच्छे वेक्टर के क्या फीचर्स होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड वेक्टर। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फीचर्स ऑफ ए गुड वेक्टर। देखिए यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, एंड में हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जरूर करेंगे। फिलहाल हम पहले इसको खत्म कर लेते हैं। देखो फीचर्स ऑफ ए गुड वेक्टर क्या है। देखो सबसे पहला जो फीचर है वो है कि एक वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। एक वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके पास कुछ ऐसे बेसिस का सीक्वेंस होना चाहिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, बात समझ आ रही है, फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। सो ये बेसिकली वो सीक्वेंस ऑफ बेसिस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक जो ओरिजिन ऑफ प्लाज्मिड है, उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या करे, हाई कॉपी नंबर, कैपेबिलिटी हैविंग हाई कॉपी नंबर होना चाहिए।
अगर वो हाई कॉपी नंबर नहीं बना पाएगा तो हमें उस वेक्टर का कोई ज्यादा 1 या 2 कॉपीज बनाएगा तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। मस्ट हैव हाई कॉपी नंबर। और मोस्टली एक नॉर्मल प्लाज्मिड जो होता है वो 15 टू 100, 15 टू 20 तक कॉपीज पर सेल बना लेता है। हालांकि इस कॉपी नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इस कॉपी नंबर को हम आर्टिफिशियली बड़ी आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं, है ना? आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। 15 से 100 तक भी ले सकते हैं और 1000 पर सेल भी ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 15 टू 20 कॉपीज पर सेल बनाता है और मैक्सिमम 15 टू 100 पर सेल बनाता है। और हालांकि मैंने जैसे कहा कि हम 1000 पर सेल भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? दूसरा एक अच्छा फीचर जो एक प्लाज्मिड के अंदर होना चाहिए वो क्या है? आरओपी। नाउ ये आरओपी क्या है? देखो, आरओपी का मतलब है ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। इसके दो नाम है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर और ये नाम इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात करेंगे, रेगुलेशन ऑफ origin of plasmid। रेगुलेशन ऑफ origin of plasmid। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये है कि देखो, ये जो आरओपी रीजन है ये भी प्लाज्मिड में होता है और ये आर्टिफिशियली पाया जाता है। और ये रीजन जो है जो क्या काम करता है? देखो, नॉर्मली ये क्या काम करता है कि ये कुछ ऐसे एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो क्या करेंगे, जो बेसिकली मैं ऐसा कहूंगा कि प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन और कॉपी नंबर को रेगुलेट करते हैं कि कितनी कॉपीज प्रोड्यूस होनी चाहिए पर सेल, कितनी कॉपीज प्रोड्यूस होनी चाहिए पर सेल। तो इसका मतलब है कि ये रेगुलेशन का काम करता है। सो प्रोड्यूसेस एंजाइम्स और प्रोटीन्स that regulates, that controls or regulates plasmid replication। और regulates हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और regulates कॉपी नंबर, कितनी कॉपी बननी चाहिए वो रेगुलेट करता है। बात समझ आ गई? अब इसका मतलब हुआ कि नॉर्मली अगर चाहेंगे तो वो 15 से 20 कॉपीज ही बनाने में मदद करता है और उसके बाद वो रोक देता है, रेगुलेट करता है। लेकिन हम अपना कॉपी नंबर 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। कैसे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक मेथड निकाल लिया। उन्होंने क्या किया कि वो जो प्लाज्मिड था उसके ऊपर ये जो रीजन था, आरओपी इज अ रीजन प्रेजेंट नियर द ओआरआई। ओआरआई के बिल्कुल पास ही होता है। अभी हम ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओआरआई के पास ही एक रीजन होता है, आरओपी रीजन। और वो आरओपी रीजन को उन्होंने रिमूव कर दिया जो रेगुलेशन वाला था। जब उसको रिमूव कर दिया तो क्या हुआ? आराम से, विच रिजल्ट्स इन द हाई कॉपी नंबर। अब वो रेगुलेशन वाली जीन तो हमने बाहर निकाल दी। समझ आ रही है बात? रेगुलेशन वाली जीन तो हमने बाहर निकाल दी। तो क्या हुआ? वी कैन इंक्रीज द कॉपी नंबर। देखो बात समझो, कॉपी नंबर बाय रिमूविंग द आरओपी जीन, आरओपी जीन फ्रॉम प्लाज्मिड। ठीक है? तो इससे क्या होगा? हम अपना कॉपी नंबर जो है 1000 तक भी ले सकते हैं, 2000 तक भी ले सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? कमाल की चीज। तो ये दो फीचर जो हैं ये तो पहले हमने पढ़ लिए कि एक अच्छे फीचर्स हैं। चलो इनको अब तीसरा फीचर ले लेते हैं। देखो, तीसरा फीचर हमारे पास क्या आता है? क्लोनिंग साइट्स। हर एक प्लाज्मिड वेक्टर के पास या किसी भी वेक्टर के पास क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, या इन्हें हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं। रिकॉग्निशन साइट्स कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये वो साइट्स है जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाएगा। कट लगा के क्या करेगा? डिजायर्ड
जीन को उसके साथ यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में मदद करेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम वहां तक ना भी जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को छोड़ दे, तो ये वो साइट्स है, these are the sites where restriction endonuclease, जहां पर restriction endonuclease क्या करता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। restriction endonuclease क्या करता है, वो make a cut, make a cut and form डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स बना देता है। क्लियर? किसके बनाएगा? या तो वो वेक्टर डीएनए के बनाएगा, या वो किसके बना देगा, वो बना देगा फॉरेन जीन के। बात समझ आई? तो अभी तो हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर्स भी इसका मतलब है कि वो कहाँ पे कट लगाएगा, वो कट लगाएगा वेक्टर के ऊपर ही कट लगा देगा। और वेक्टर के ऊपर जब वो कट लगाएगा तो फिर किसकी इंसर्शन करेगा, फॉरेन डीएनए की, डिजायर्ड जीन की। जब इंसर्शन करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो इसने किया ना, डीएनए फ्रैगमेंट बना दिया, और अब वो अल्टीमेटली क्या करेगा, जितने भी, अब जैसे ही उसने कट लगाया, वो डिजायर्ड जीन को इसके साथ, डिजायर्ड जीन इसके साथ जुड़ेगी, और फाइनली हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो देखो, क्लोनिंग साइट और रेगुलेशन साइट्स के बारे में ध्यान से याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जब हम ये बात कहते हैं कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कट लगाता है ताकि डीएनए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन सके। अब अगर वो वेक्टर पे कट लगाएगा तो डिजायर्ड जीन पे भी कट लगाएगा, सेम रेकॉग्निशन साइट्स पर, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा। तो जब दोनों पर सेम कट लगाएगा, सेम साइट पर लगाएगा, तो स्टिकी एंड बनेंगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बनेगा बनेगा। अब बात ये आती है कि एक क्लोनिंग, किसी भी वेक्टर के पास कितनी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। देखिए याद रखिएगा, नॉर्मली सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। सिंगल क्लोनिंग साइट ऑन ईच वेक्टर, वेक्टर के पास एक सिंगल क्लोनिंग साइट ही होनी चाहिए। नॉर्मली इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मल्टीपल साइट्स हो, मान लो मैं इस तरह से करता हूं, अगर वो मल्टीपल साइट्स है, मल्टीपल साइट्स का कहने का मतलब क्या है, देखो, मल्टीपल साइट्स का कहने का मतलब है कि मान लो ये हमारे पास कोई प्लाज्मिड है, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड के ऊपर आपको क्या दिखता है, इस प्लाज्मिड के ऊपर, मैं इस तरह से करता हूँ, थोड़ा सा इसको हैवी करेंगे। इस प्लाज्मिड के ऊपर ये मान लो हमारे पास क्या है, एक क्लोनिंग साइट ये है, एक क्लोनिंग साइट ये है, एक क्लोनिंग साइट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ये आ गया, मान लो ये एक वेक्टर, ठीक है। इसके ऊपर भी जो क्लोनिंग साइट है वो क्या है, ये कोई दूसरी क्लोनिंग साइट है यहाँ पर। चलो इसको भी ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, ये कोई क्लोनिंग साइट है, ठीक है, ये ग्रीन में जो आपको दिख रही है। अब इसका मतलब हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक, ये रेड को मान लेते हैं एक क्लोनिंग साइट, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक ही कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है। फॉर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखो ये एक आ गई, उसके बाद हम ये ले लेते हैं इसमें, ब्लू में ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू में ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक क्लोनिंग साइट। तो अब देखो हो क्या रहा है, एक अलग अलग कलर्स का मतलब क्या है, अलग अलग कलर्स का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, कि हर एक जगह पर आपको क्लोनिंग साइट तो मिल रही है, लेकिन डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। मान लो ये किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 1 के लिए है, ये किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 2 के लिए है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 3 के लिए है, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 4 के लिए, यानी चारों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और चारों क्लोनिंग साइट्स डिफरेंट है ना।
ये डिफरेंट है। ये नंबर 1 वेक्टर है, नंबर 2 है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास अच्छा वेक्टर कौन-सा है? अगर हम देखें तो हमारे पास, मैं इसका जल्दी से आंसर दूँगा, मल्टीपल साइट्स हैं विथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। सो इसका मतलब हुआ, अगर हम मल्टीपल साइट्स है और हमारे पास इस टेक्निक को करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अलग-अलग हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हम इसको यूज करें या इसको यूज करें या इसको यूज करें। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही वेक्टर यूज कर सकते हैं और एक ही क्लोनिंग साइट है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि तीन अलग-अलग एक ही वेक्टर पर तीन अलग-अलग साइट्स है और तीन अलग-अलग जो साइट्स है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी अलग है। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हम इस वेक्टर को यूज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके पास हमारे पास क्या है, ज्यादा क्लोनिंग साइट्स है और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की फ्लेक्सिबिलिटी। तो नंबर 2 वेक्टर विल बी बेटर, है ना, विल बी बेटर। लेकिन बात यहाँ थोड़ी एक अलग हो जाती है, बात यहाँ एक अलग हो जाती है। अलग क्या हो जाती है कि मान लो यहाँ पे फिर से ये वेक्टर आ गया, ठीक है, नंबर 1 वेक्टर ये आ गया, नंबर 2 वेक्टर है, ये नंबर 1 वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडीशन ये आ जाती है। हमारे पास कंडीशन क्या आती है, ये देखो, ये एक साइट, ठीक है, ये दूसरी साइट सेम कलर, ये तीसरी साइट सेम कलर, और यहाँ पर एक ही साइट है, ये सेम। अब देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो, अब देखो कंडीशन क्या आ रही है। यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 4 हमने यूज किया था, यहाँ भी हम क्या रहते हैं, यहाँ पर भी जो क्लोजिंग साइट है यहाँ पर भी सेम यूज होता है। इस पर देखो सेम यूज हो रहा है, इस पर देखो सेम यूज हो रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों में से, यहाँ तो हमने कहा था नंबर 2 बेटर है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है और मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज कर सकते हैं, यहाँ हम एक ही को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए ये वेक्टर बेटर था। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा वेक्टर बेटर है? इन दोनों में से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, अगर ये यहाँ पर अगर ब्रेकेज आएगी, यहाँ पर अगर कट लगेगा, यहाँ पर अगर कट लगेगा, तो क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान दो, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। और अगर ये मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन गए तो इससे क्या होगा, और यहाँ सिंगल फ्रैगमेंट ही बनेगा, यही बस एक फ्रैगमेंट टूटेगा ऐसे, है ना, एक फ्रैगमेंट ही टूटेगा ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, और यहाँ पर हम आसानी से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं, ये है कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ जोड़ देंगे तो ये आरडीएनए बेटर है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे टुकड़े जो है अगर हम देखें तो ये अलग हो जाएंगे, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बनेंगे, तो क्या होगा, देयर इज कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन इन क्लोनिंग। तो इसका मतलब इन दोनों में से अच्छा वेक्टर कौन सा होगा, दिस नंबर 1 विल बी ए बेस्ट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक साइट है और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी उसके लिए एक ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीन रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, लेकिन तीनों के लिए अगर देखा जाए तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो सेम है ना। तो हम किसको यूज करेंगे, जहां पर एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होगी एक स्पेसिफिक एंजाइम के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वेक्टर्स में भी अच्छी क्लोनिंग साइट्स के केस में मोस्टली हमारे पास सिंगल क्लोनिंग साइट विद सिंगल स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए। अगर मल्टीपल साइट्स हैं तो हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी अलग अलग होने चाहिए, हर एक साइट के लिए सेपरेट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इट्स ए गुड वेक्टर।
बात समझ आई? तो जिसकी हमने यहाँ बात, तो आई होप आपको ये क्लोनिंग साइट का भी कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो, चौथा जो हमारा फोर्थ वन हमारे पास जो आ जाता है, फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बड़ी बार आता है, सिलेक्टेबल मार्कर। अब इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले लेट अस टेक ए कॉन्सेप्ट। हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसका अपना ये जीनोम है, न्यूक्लियोइड जिसे हम बोलते हैं, है ना, ये न्यूक्लियोइड है, और इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। अब ये एक होस्ट है, ये एक होस्ट है, ई कोलाई, नॉर्मल ई कोलाई विदाउट प्लाज्मिड। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, अभी बात करते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अच्छा, ये मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या आया, यहां पर हमारे पास एक एक ये पड़ा हुआ है, कौन है जनाब, ये है हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखो देख रहे हो, सो दिस इज आर डीएनए। दूसरी चीज क्या आ जाती है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक वेक्टर, सिंपल वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है, हम यहां लिख लेते हैं ये वेक्टर है। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, ये क्या है हमारे पास, फिर से आरडीएनए आ गया, ठीक है, और साथ में हमारे एक वेक्टर भी है, ठीक है, ये वेक्टर है, ध्यान दो, 100% कॉन्सेंट्रेशन यहां रखो। अब देखो, कंडीशंस क्या आती है, कंडीशंस यहां हमारे पास ये है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये इस होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा, पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन ये आती है कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इसके अंदर एंटर कर गया, ये कंडीशन हो सकती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि कोई भी नहीं अंदर गया, कुछ भी नहीं अंदर, खाली रहा होस्ट। तो यहां हमारे पास मोटा मोटा क्या हुआ, तीन कंडीशन आई। तीन कंडीशंस का मतलब क्या है, पहली कंडीशन में हमने क्या देखा कि आरडीएनए अंदर चला गया, तो इसका मतलब ये होस्ट क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है। अब मुझे बताओ, ये इस केस में ये वेक्टर अंदर गया तब भी, तो फॉरेन डीएनए तो बाहर से अंदर गया है ना, तो ये भी तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हुआ। और यहां पर कुछ नहीं अंदर गया, तो इसका मतलब इस केस में क्या हुआ, इट इज नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, क्योंकि ये तो वैसे का वैसा ही रहा, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हुआ, है ना। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, इसके अंदर ये आरडीएनए गया, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट डीएनए हैविंग डिजायर्ड जीन, ये ग्रीन में जो दिख रही है ये डिजायर्ड जीन है। इस केस में क्या हुआ, ये जो हमारा होस्ट है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, इट बिकम्स रिकॉम्बिनेंट होस्ट, ये क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट होस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, क्या ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट बना, नहीं, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, इसके अंदर सिर्फ वेक्टर गया, तो ये हमारा बनेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट, नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट बन जाएगा, बात समझ रहे हो। और यहां पर क्या होगा, ये तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, सर आपने इतनी कहानी सुनाई, तो इसका मतलब क्या है जो आप बता रहे थे, इसका मतलब क्या है इस कहानी का, इस कहानी का ये मतलब है कि जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं,
दे आर ऑल्सो नोन एज रिपोर्टर जीन्स। देखो, इसका काम है रिपोर्टर जीन, रिपोर्ट करना। क्या रिपोर्ट करना? इनका काम है ये इस तरह की जीन है जो क्या करती हैं, दे हेल्प टू सेपरेट और एलिमिनेट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। यानी यहां पर ये रिकॉम्बिनेंट बना है ना, फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ये उसको सेपरेट करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम ही यही है। तो हम यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, हेल्प्स टू, ऐसे लिख देते हैं सिंपल, ताकि आपको याद रहे, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश और सेपरेट recombinants from non-recombinants, from non-recombinants, non-recombinants। बात समझ आई? बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी कंसंट्रेशन यहीं पे होनी चाहिए, बिल्कुल यहीं पे होनी चाहिए। अब देखो, सेपरेट द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, तो यानी यहां पर अगर इसमें ये इस रिकॉम्बिनेंट को इस नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करना है या नॉन नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट से सेपरेट करना है, तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? हमें सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करना पड़ेगा। हमें किसका यूज करना पड़ेगा? सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हम किसकी ग्रोथ चाहते हैं? देखो, अब इन तीनों में से हम किसकी ग्रोथ चाहते हैं? हम चाहते हैं इस नंबर 1 की ग्रोथ, यानी रिकॉम्बिनेंट होस्ट की ग्रोथ चाहते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स अल्टीमेटली क्या करते हैं? दे परमिट द ग्रोथ ऑफ, दे परमिट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आ चुका है, परमिट द ग्रोथ ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, परमिट द ग्रोथ ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर हुई बात? अब देखो, अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास दो तरह के सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास we have two kinds of, two types of selectable markers। वो दो तरह के सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं? देखो, वो दो तरह के सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, उनका नाम लिख लो, नोट डाउन करो। नंबर 1, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और दूसरा लैक जेड जीन, दूसरा कौन सा है? इट इज लैक जेड जीन। बात समझ आई? अब सबसे पहले हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की। अब देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है, जरा इसको समझ लो। अब देखो, देखो ये एक इंपॉर्टेंट सिलेक्टेबल मार्कर है। क्यों ऐसा कहते हैं? हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नॉर्मल ई कोलाई है, देखो, जो नॉर्मल ई कोलाई है, ये है, इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू, यानी हम ऐसा कह सकते हैं, किल्ड बाय 4 एंटीबायोटिक्स, जो जिनका नाम एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। वो 4 एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, जरा नाम लिख लेते हैं। वन इज टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। दूसरा हमारे पास है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन है। तीसरा हमारे पास क्लोरोएम्फेनिकॉल है, क्लोरोएम्फेनिकॉल। अभी हम एनसीईआरटी को भी रीड आउट करेंगे। एंड कानामाइसिन। देखो, अब इनकी जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं which are present in the plasmids, they act as selectable markers,
the resistant genes of these antibiotics, they act as, मैं लिख देता हूं चलो, resistant genes है ना of these antibiotics act as selectable markers. या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, आप ऐसा भी कह सकते हो, सीधा आप ये लिख सकते हो कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं दे एक्ट एज, और सिंपली these antibiotics, दोनों आप ठीक है, कोई फर्क नहीं है, the antibiotics are selectable markers, ये इनके लिए selectable markers है, क्योंकि इनके जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो ये तो खत्म हो जाएंगे, और जो अगर जिनके अंदर ये रेजिस्टेंट जीन्स हुई अगर, तो फिर वो भी क्या है, वो भी सिलेक्टेबल मार्कर है। तो इसलिए दोनों चीजें ठीक है। आर्टिफिशियल में होते हैं ये रेजिस्टेंट जीन्स, ये नॉर्मली तो ई कोलाई में होती नहीं है। जो प्लाज्मिड पीबीआर 322 है या यूसी18 है, उसमें आपको ये रेजिस्टेंट जीन्स इन एंटीबायोटिक्स के दिखेंगे, और अभी हम उसको ड्रॉ भी करेंगे। और चलो हम एक काम करते हैं, हम कर ही लेते हैं, हम एक उस प्लाज्मिड को ड्रॉ कर ही लेते हैं, ताकि फिर आगे की जो कहानी है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये आगे मैंने कुछ एनसीईआरटी की लाइनें एक्सट्रैक्ट की हैं, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम कोशिश करते हैं, हम नीचे की तरफ चलते हैं, एंड लेट अस हैव, यहाँ पर हमारे पास ये पीबीआर 322 है, लेकिन फिर भी मैं खुद ही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ ऊपर ही कर लेते हैं। देखो, लेट अस अंडरस्टूड हियर, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हमारे पास एक रीजन है, बड़े आराम से लेते हैं। ये हमारे पास एक रीजन आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल प्लाज्मिड। ये डबल स्ट्रैंडेड है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यू विल सी हियर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक रीजन दिखेगा, देयर इज अ रीजन इन दिस प्लेस, यहाँ पे ये जो रीजन है, ठीक है, इसको भी हम डार्क कर लेते हैं, इसको भी डार्क कर लेते हैं। और ये क्या पोर्शन है, दिस इज वन, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर certain restriction into nucleases enzymes, ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। चलो इस रिस्ट्रिक्शन साइट को लिख ही लेते हैं। यहाँ पर 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। पहली हमारे पास क्या है, दिस इज इको R1, इको R1 के लिए। दूसरी क्ले1 के लिए, नाम सिंपली ऐसे ही याद रखते हैं हमें। देन हमारे पास हिंड 3 के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एक और आ जाती है, यहाँ पर एक और साइट है, यहाँ से शुरू होगी। यहाँ पर हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। वो 2 रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है, एक BAM-H1 के लिए, ठीक है। चलिए, मैंने कहा ना, नाम की टेंशन मत लीजिए, नाम हमें याद करने बैठेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले है BAM-H1 के लिए साइट, क्लियर। इसके बाद इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, सो BAM-H1 के लिए, ठीक है, और यहाँ SAL1 के लिए। देन यहाँ पर हमें क्या मिलती है, इस जगह पे ले लेते हैं, यहाँ पर हमें एक और साइट मिलती है, विच इज ये साइट। चलो इसको भी ले लेते हैं, ये एक साइट मिल गई, ग्रीन कलर की एक साइट मिल गई। और ये क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। चलो, यहाँ पर वो जो जीन मैंने पहले कहा था, ROP, रेगुलेटरी जीन, जो नंबर ऑफ कॉपीज को रेगुलेट करती है, और यहाँ पर है बेसिकली प्रोटियस वल्गैरिस 2, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ले लेते हैं। चलो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये देखो, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है।
ध्यान दो। इस तरह से ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, बस याद रखिए, क्योंकि आजकल डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वो बेस सीक्वेंस है जहां से बेसिकली रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और फिर फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट रीजन। और वो लास्ट रीजन क्या है, ये वो रीजन है, लास्ट रीजन। ये चलिए जी, हम इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट रीजन आ गया। और ये क्या है, दिस इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक रीजन आ गया। वन इज प्रोटियस वल्गैरिस वन के लिए, और यहाँ पर पीएसटी वन के लिए। अब देखो, ये जो आपको साइट्स दिख रही है, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशलाइज साइट्स है, और वो क्या है, here it is tetracycline resistant gene present, selectable marker। पहला selectable marker ये है। अभी हमने बात की थी ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, बाम H1 और साल1 के एरिया में। और यहाँ पर आपके इसके बिल्कुल ऑपोजिट PBU1 और PST1 के पास आपके पास है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये तो ये दो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PPR322 which is artificially synthesized plasmid Bolivar Rodriguez 322 strain। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको आना ही चाहिए। क्लियर, क्लियर हो गई बात। अब देखो, अब चलते हैं नीचे। क्लियर होगी, चलिए जी नीचे। अब देखो, यही स्ट्रक्चर यहाँ एनसीईआरटी के आपके बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, यही वो स्ट्रक्चर है जो अभी हमने ड्रॉ किया है। अब ये आपके सामने है, और अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। देखो, अगर सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर हम एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं, इज इंसर्टेड एट बाम H1 साइट। हमने एक फॉरेन डीएनए बाम H1 साइट पे लगा दिया। चलिए जी, लगा देते हैं जी, बाम H1 साइट पे हम लगा ही देते हैं। चलो जी, ये हमारी बाम H1 साइट है, मान लेते हैं ये बाम H1 साइट है। ठीक है, अब सिर्फ इसी को लेंगे, और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक कोई फॉरेन डीएनए लगा दिया। ये फॉरेन डीएनए हमने लगा दिया, ये जी फॉरेन डीएनए लगा दिया। ठीक है, और ये जो यहाँ पर हमारे बाम H1 वाला एरिया था, ये किस कलर में था, जरा देख लेते हैं। ये हमारे पास था रेड कलर में। ठीक है, हम इसको चेंज ही कर लेते हैं, चलो ब्लू में कर लेते हैं, वो ठीक रहेगा। चलिए, ये देखो, ये ब्लू में कर लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चलो जी, ब्लू में कर लें। ये हमारे पास ब्लू में फॉरेन जीन आ गई, और रेड वाला जो पोर्शन था वो कहाँ चला गया, ये देखो, रेड वाला पोर्शन ये बाहर आ गया। ये मान लेते हैं ये हमारा बाम H1 साइट है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है, आराम से समझेंगे तो हमें गलती नहीं होगी। देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो हमारी है, दिस इज दी बाम H1 साइट। ठीक है, ये हमने बाहर निकाल ली, और यहाँ पर हमने ये जो डाला है, दिस इज दी फॉरेन जीन इंसर्शन। सो डिजायर्ड जीन हमने यहाँ इस साइट पे डाल दी। अब क्या होगा, यहाँ पर जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है, जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, वो यहाँ वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वो जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, वो तो ऐसे की ऐसी होगी।
लेकिन यहां पर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी, जो बाम H1 साइट पे थी, यहां क्या होगा, पॉइंट लिखते हैं, इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन, फॉरेन जीन at BAM H1 site results in inactivation. देखो अब यहां क्या हुआ, देखो क्या हुआ, inactivation of tetracycline resistant gene. अब आप एक चीज देख रहे हो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की इनएक्टिवेशन हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो भाई, ये जो प्लाज्मिड PBR322 था, जो पहले दो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट था, अब वो क्या हो गया, इट बिकम्स सेंसिटिव फॉर टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए वो क्या हो गया, अब बिल्कुल सेंसिटिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर मान लेते हैं, अब देखो ध्यान देना, हमने ये फिर से ले लिया, हमारे पास यहां क्या आ गया, ये है हमारे पास वो जो अभी हमने तैयार किया था, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमने देखा कि यहां पर हमने फॉरेन जीन डाल दिए, ठीक है, तो ये हमारे पास आराम से बनकर आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि जब हम बाम H1 साइट पे डालें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये भी तो हो सकता है भाई, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कभी, ऐसा कभी हो सकता है कि सिर्फ वेक्टर ही रहे, ऐसा कभी हो सकता है कि ये वेक्टर ही रहे, बिल्कुल हो सकता है, तो ये सिंपल वेक्टर रहेगा। और अगर ये वेक्टर रहेगा तो इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दोनों होंगी, है ना, ये सिंपल वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पर देखें इस फर्स्ट वाले केस में, मैं एक काम करता हूं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर हम एम्पीसिलिन में डालें, ध्यान दो, अगर हम एम्पीसिलिन में डालें, सिलेक्टेबल मार्कर की बात चल रही है, अगर ये चीजें समझ आ गई तो बहुत आसान है, समझो। एम्पीसिलिन में अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, एम्पीसिलिन में अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन नहीं है, एम्पीसिलिन में डालेंगे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ये ग्रो करेगा। लेकिन अगर लेकिन अगर हमने इसको डाल दिया टेट्रासाइक्लिन, अगर हमने टेट्रासाइक्लिन में डाला एंटीबायोटिक में, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सेंसिटिव था, ये डाई खत्म। और अगर हमने इसको डाल दिया किसमें, एम्पीसिलिन में, एम्पीसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन, अगर हम ऐसा करते हैं, एम्पीसिलिन में डालें प्लस हम बाद में टेट्रासाइक्लिन में डाल दें, दोनों में डालें, दोनों में डाल देते हैं, तो आप क्या देखोगे, यहाँ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ भी ये ग्रो करेगा, क्योंकि इसके लिए भी तो ये रेजिस्टेंट है, और यहाँ पर भी है, दोनों के केस में ग्रो करेगा। अब हमें नहीं पता, जो हमने कल्चर प्लेट्स ली सिलेक्टेबल मार्कर्स में, ध्यान दो, अगर हमने इस पूरे सिलेक्टेबल मार्कर को, हम ये कह रहे हैं कि भाई वो नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से अलग करता है, तो अब वो जो कल्चर प्लेट्स हमने ली हैं, अब हमें तो इस वाली कल्चर प्लेट में, ये जो कल्चर प्लेट है जहां पर ये ग्रो कर रहे हैं और डाई हो रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी कल्चर प्लेट्स लेनी पड़ेगी,
ये बड़ा टफ प्रोसेस है कि किस तरह से हम ग्रो वाले निकाल लें और डाई वाले निकाल लें। हो सकता है सारे डाई हो जाए, हो सकता है ये दोनों, इस केस में दोनों ग्रो कर रहे हैं। अब हमें क्या पता, ये मान लो ये भी ग्रो कर रहा है, दोनों केसेस में ग्रो कर रहे हैं, क्या हम ये जान सकते हैं कि वो वेक्टर हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो कर रहा है? क्योंकि यहाँ हमने एम्पीसिलिन में देखा, यहाँ भी ग्रो हो रहा है, और यहाँ एम्पीसिलिन में क्या देखा, यहाँ भी ग्रो हो रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, क्या इस तरह से सीधा कल्चर प्लेट देखकर हम बता सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है या सिर्फ वेक्टर वाला है? ये हमें बिल्कुल नहीं पता लगेगा। इसको पता लगाने के लिए हम कल्चर प्लेट्स में क्या करेंगे, इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म इनटू ए होस्ट। हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इन सूटेबल होस्ट करेंगे। और वो सूटेबल होस्ट क्या होगा, प्लाज्मिड फ्री, प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया, दैट इज ई कोलाई। हम इसको लेंगे। बात समझो, यहां तक बात क्लियर हुई? जो हम इसकी बात कर रहे थे सिलेक्टेबल मार्कर्स की, हमने कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर लिया है, पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और हमने उसको सबसे पहले जब यहां से इंसर्शन की फॉरेन डीएनए की, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देयर इज इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन, जिसको हम एक प्रोसेस का नाम भी देते हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे, उसको नाम देंगे अभी, या दे ही दो, बात ही खत्म करो। तो ये जो इनएक्टिवेशन हुई, दैट इज नोन एज, यहां लिख लेते हैं, दैट इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। चलो ये भी याद रख लो, खत्म हो गई बात। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी जब भी हम फॉरेन जीन किसी सिलेक्टेबल मार्कर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की जगह डालेंगे, तो वो रेजिस्टेंट जीन जो है इनएक्टिवेट हो जाएगी, एंड दैट इनएक्टिवेशन ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है। अब देखो, हमने वही कहा कि हमें तो पता नहीं लगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है नहीं बना है, हम बस कल्चर प्लेट में लेते जा रहे हैं, ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, तो कल्चर प्लेट्स चेंज करते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, और कंफर्मिटी करने के लिए इसको एक होस्ट, सूटेबल होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। चलिए जी, सूटेबल होस्ट में अब हम ट्रांसफर कर देते हैं। लेट अस टेक ए बैक्टीरिया, हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, यहाँ नंबर 1 बैक्टीरिया ये ले लिया, ठीक है, नंबर 1 केस ये लिया। नंबर 2 केस एक और बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 यहां पर एक और बैक्टीरिया ले लो। अब देखो, तीनों केसेस को स्टडी करते हैं। पहले केस में हमने क्या किया, पहले केस में हमने क्या किया कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, ये ले लिया, ठीक है, आरडीएनए ले लिया, जो अभी बनाया, ये ऊपर बनाया आपने, ये देखो ये बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, हमने यहां पर अल्टीमेटली, हो सकता है सिर्फ वेक्टर ही अंदर जाए, ये सिर्फ वेक्टर ही गया दूसरे केस में, ओनली वेक्टर। और यहां पे क्या हुआ, नथिंग, ना ही ये गया, वेक्टर गया, और ना ही ये हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था ये गया। ये तीन कंडीशंस हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका अपना जीनोम है, प्लाज्मिड फ्री है, कुछ नहीं है, इकोलाई बैक्टीरिया। अब यहाँ पर क्या है, हम ये मान लेते हैं कि ये इसके अंदर एंटर कर गया, ये इसके अंदर एंटर कर गया, एंट्री हो गई, ये इसके अंदर एंटर कर गया, ठीक है, और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं। अब मुझे बताओ कंडीशन, वही जो पहले हमने किया था, वही जो हमने पहले किया था, कंडीशन क्या होगी यहाँ,
पहले केस में यहां पर क्या होगा, इट इज ए ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है ना, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट ही कहेंगे एंड रिकॉम्बिनेंट। और इस होस्ट को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट होस्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे ट्रांसफॉर्म्ड तो हुआ है, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट, क्योंकि इसके अंदर तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, है ना, नहीं गया। और यहां पर क्या हुआ है, इट इज सिंपली नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है। अब देखो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, वो किस तरह से सेपरेट करेंगे। ये कल्चर प्लेट्स में है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एम्पिसिलिन, ये एम्पिसिलिन ले ली, और यहाँ पर हमने ले ली टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पर हमने ले ली टेट्रासाइक्लिन। अब ले ली, अब लेने के बाद हम क्या करते हैं कि हमने जब इसके अंदर एम्पिसिलिन डाली इस कल्चर में, ये जो नंबर 1 कल्चर है इसके अंदर हमने क्या डाला, एम्पिसिलिन डाली। जब हमने एम्पिसिलिन डाली तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एम्पिसिलिन डालने के लिए अब इसके पास क्या होगा, इसके पास, इस आरडीएनए के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है, वो तो है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन नहीं है। तो एम्पिसिलिन में ये क्या होगा, ये ग्रो करेगा। तो अगर हमने इसमें टेट्रासाइक्लिन डाली तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन, ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो क्या है, इट इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन में जैसे ही डालेंगे इसके पास कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ये खत्म, खत्म हो गया। अच्छा, ये जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है इसको अगर हम एम्पिसिलिन में डालें, इसके पास तो है भाई, इसके पास तो यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, क्योंकि इसके अंदर तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं है। तो ये दोनों केसेस में क्या होगा, ग्रो होगा। अगर हम दोनों, एक कल्चर प्लेट में एम्पिसिलिन डाल दें, एक कल्चर प्लेट में टेट्रासाइक्लिन डाल दें, तो तब भी ये ग्रो करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर हम देखें इस केस में, ये तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, तो ये तो सीधी बात है, एम्पिसिलिन में डालेंगे यहाँ भी खत्म, ये दोनों साइड पे मरेगा ही मरेगा। बात समझ आई। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है, देखो अगर हम इस केस में देखें, इस केस में देखो, और फिर इस केस में देखो, दोनों केसेस में क्या पता चल रहा है। एम्पिसिलिन के केस में हमें ये पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, दोनों देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है। अगर हम एम्पिसिलिन की बात करें तो दोनों में हमें क्या पता चल रहा है कि होस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन उसने शो की है, क्योंकि दोनों में वो ग्रो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है। लेकिन अगर हम टेट्रासाइक्लिन के केस में देखें तो हमें क्या पता लग रहा है कि ये तो खत्म हो गए थे, इसका मतलब खत्म कौन हुए थे, रिकॉम्बिनेंट्स, और ग्रो कौन हुए, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये हमें बता रहा है सिलेक्टेबल मार्कर, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर। हमें टेट्रासाइक्लिन में डालते, जैसे ही हमने कल्चर प्लेट में डाला तो यहाँ मरने शुरू हो गए, यहाँ ग्रो शुरू होने, जहां मरने शुरू हो गए हमें पता लग गया कि यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट्स है। ठीक है, लेकिन अब कहानी फिर यहाँ से बदल जाती है। अब ये जो मर गए टेट्रासाइक्लिन में, ये भी तो हो सकते हैं, है ना, ये भी तो अब एम्पिसिलिन में अगर ये ग्रो कर रहे हैं, ये मर रहे हैं, तो यहाँ तो हम एम्पिसिलिन ये बता देगा कि अगर एम्पिसिलिन में डालने के बाद ये मर गए तो हमें पता लग जाएगा कि ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। यहाँ अगर मर गए तो हमें कंडीशन, दो कंडीशन पैदा हो जाती है, यहाँ तो ये रिकॉम्बिनेंट है, यहाँ ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। बात समझ आ रही है। तो कंफ्यूजन तो अभी भी रही, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा होता है, इसमें बहुत ज्यादा कल्चर प्लेट्स का यूज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एक एक टफ प्रोसेस होता है, और बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में एक एक वर्ड लिखा है, इट्स ए क्यूम्बरसम प्रोसेस,
यानी क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस, हालांकि ये प्रोसेस अच्छा है, इसमें क्या है, यहाँ भी हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अगर हमें इससे भी अच्छा मेथड मिल जाए, इससे भी अच्छा कोई चीज मिल जाए, कोई ऐसा मेथड मिल जाए जिससे हम बड़ी आसानी से रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सके, कोई ऐसा सिलेक्टेबल मार्कर मिल जाए जिससे हम ये कर सके, तो वो सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा है, वो है हमारा सेकंड सिलेक्टेबल मार्कर, दैट इज लैक जेड जी. लैक जेड जी. अब ये लैक जेड जीन कहाँ है? देखिए, इट इज प्रेजेंट. ये सबसे पहली बात, ये आपको कहाँ मिलेगा? इट इज फाउंड इन, ये आपको मिलेगा इन केस ऑफ POC18. ये हमारे पास, मान लेते हैं ये एक प्लाज्मिड है विच इज नोन एज PUC18. ठीक है. अब ये जो PUC18 है, इसमें क्या आप देखते हो, यहाँ पर देयर इज ओनली एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यानी यहाँ पर जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एरिया है. और दूसरा जो एरिया यहाँ दिखता है वो यहाँ पर दिखता है, इसके ऑपोजिट. और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, पर यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट दिखती है which is the restriction site known as लैक जेड जीन. और ये जो लैक जेड जीन है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करती है, अगर आपको याद हो, तो लैक ऑपरॉन में जब इंड्यूसिबल ऑपरॉन आता है तो लैक जेड जीन क्या प्रोड्यूस करती थी, एक एंजाइम नोन एज बीटा ग्लैक्टोसिडेज. बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन प्रोड्यूस करती है लैक जेड जीन. और फिर ये क्या करती थी, इट डाइजेस्ट, ये किसकी डाइजेशन कर रही है, इट डाइजेस्ट द लैक्टोज. लैक्टोज की डाइजेशन कर रही है इनटू, देखो, लैक्टोज की डाइजेशन कर रही है इनटू ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज. ये नॉर्मली ये काम कर रहा है, ये काम चल रहा है, इस प्लाज्मिड के अंदर ये चल रहा है. लेकिन लेकिन और ये क्या करता है, ये जैसे ही यहां पर हम एक लैक्टोज मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज करते हैं, यहां पर एक लैक्टोज की जगह हम क्या यूज करते हैं, वी यूज ए कलर सब्सटेंस, और कलर सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं विच इज नोन एज एक्सगाल. और एक्सगाल इज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो हम इसमें डालते हैं, इस कल्चर प्लेट में डालेंगे, लैक्टोज की जगह डालेंगे. इट्स ए मॉलिक्यूलर एनालॉग ऑफ लैक्टोज. ये क्या है, मॉलिक्यूलर एनालॉग. मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरली ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है लैक्टोज के साथ बहुत मेल खाती है. अब यहाँ पर क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर एनालॉग है, ये जो मॉलिक्यूलर एनालॉग है, ये क्या करेगा, ये एक कलर सब्सटेंस है. जब बीटा ग्लैक्टोसिडेज प्रोड्यूस होगा, लैक्सेटिन प्रोड्यूस करेगी यहां पर, तो क्या होगा, दिस कलर सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन, ये टूटेगा. जैसे ये टूटेगा कलर सब्सटेंस या कलर क्रोमोजन, ये टूटेगा, तो यहां पर क्या होगा, this will break down into same products glucose and galactose and gives out, ये क्या देगा, जैसे ये टूटेगा it gives out blue color. ब्लू कलर देना शुरू कर देगा. ब्लू कलर का मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आई, नो फॉरेन जीन इंसर्शन. तो पहला पॉइंट यहाँ क्या आया कि यहाँ पर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म ब्लू कलर, ब्लू कलर कॉलोनीज, ब्लू कलर कॉलोनीज. ठीक है.
बात समझ आ गई, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये आ गया कि हमने क्या किया, इस लैक जेड जीन की जगह, लैक जेड जीन की जगह यहां पर इंसर्शन करवाई इस फॉरेन जीन की। ये फॉरेन जीन हमने यहां इंसर्ट करवाई। जैसे ही हम इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये देखो हमारे पास क्या मिलेगा, ये there will be no change in the ampicillin resistance area। यहाँ पे वो वैसे का वैसा बना रहेगा क्योंकि इसमें तो है ही नहीं। इंसर्शन कहाँ होगी, लैक जेड जीन एरिया में। जैसे यहाँ पे लैक जेड जीन एरिया पे ये इंसर्शन हुई, ठीक है, दिस बिकम्स द आरडीएनए। नाउ दिस लैक जेड जीन जो यहाँ पर पड़ी थी, ये निकल जाएगी बाहर। नाउ दिस डीएनए, this DNA becomes insensitive, sensitive, becomes sensitive to, sensitive to, हम ऐसा कह सकते हैं sensitive to lactose digestion, lactose digestion। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ no production, no production of beta galactosidase। यहां पर ये एंजाइम अब प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर ये एंजाइम अब प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर अगर हम ये कह दें, अगर हम ऐसा कह दें, अगर हम यहाँ पर ये लिख दें ऐसा, becomes inactivate, inactivate the DNA, this DNA becomes inactivate। ठीक है, ये जो इस तरह से लैक जेड डीएनए ऐसा लिख दो, लैक जेड डीएनए बिकम्स इनएक्टिवेट। और क्या होगा, अगर इनएक्टिवेट हो गया, लैक्टोज डाइजेशन, नो लैक्टोज डाइजेशन। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, ये इनएक्टिवेट का मतलब क्या हुआ, इनएक्टिवेट का मतलब है देयर इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो बात को ध्यान से समझो, बात को ध्यान से समझो। जैसे ही ये बाहर निकला, नेचुरली सेंसिटिव हो गया, ये अब सेंसिटिव हो गया। सेंसिटिव होने का मतलब है कि ये अब इनएक्टिवेट हो गया। दिस लैक दैट जीन इज नाउ इनएक्टिवेट। और इनएक्टिवेशन हो गई, इनएक्टिवेशन का मतलब है कि फॉरेन, फॉरेन डीएनए की वजह से हुई। दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है नो प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसिडेज, इट मींस नो लैक्टोज डाइजेशन। अगर नो लैक्टोज डाइजेशन होगी, यहाँ हम देख लेते हैं। तो चलिए, अगर नो लैक्टोज डाइजेशन हुई, दूसरा पॉइंट यहाँ हम इससे ही लिख लेते हैं। अगर यहाँ ऐसा लिख देते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैक जेड जीन results in, results in no digestion, no digestion of lactose into ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब ये तो होगा ही नहीं, है ना, ये तो देखो नो डाइजेशन होगी, ये तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अब अगर बना नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। ये रिकॉम्बिनेंट्स है, यहाँ फॉरेन जीन आई है, और अगर ये रिकॉम्बिनेंट है तो यहाँ क्या बनेगा, याद रखिए, व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज आर फॉर्म्ड, white colored colonies are formed।
तो ये दो चीजें याद रखिएगा। अगर तो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, यानी ये अगर बना है, ये अगर बना है, तो ये क्या बनाएगा? व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज। ठीक है, तो व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज जब हमें मिल जाएंगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ये क्या है, ये सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो देखो कलर से पता लगा। और अगर ये सिर्फ ब्लू कलर्ड कॉलोनीज ही रहती है, ये सिर्फ ब्लू कलर्ड कॉलोनीज ही रहती है, तो हमें ये पता लग गया कि ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है, इनको हम अलग कर लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये बड़ा सिंपल मेथड है? ये सिंपल मेथड है। और इस मेथड को इसीलिए, दैट्स व्हाई दिस मेथड is also known as blue white screening. Blue white screening, याद रहेगा? ये क्वेश्चन इसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो याद रखिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम जो है वो यही है कि वो रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करते हैं। और यहाँ पर ये जो कलर क्रोमोजन मेथड है, इसे हम कलर क्रोमोजन भी बोलते हैं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। इसमें याद रखिएगा कि रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो व्हाइट कलर कॉलोनीज बनाते हैं, वो हम सेपरेट कर लेंगे कल्चर से। और फिर ब्लू कलर कॉलोनीज जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं। और मीनिंग क्या है ब्लू कलर का? उसका मतलब है कि लैक्टोज की डाइजेशन, या जो एक्स गाल की डाइजेशन है, विच इज लैक्टोज मॉलिक्यूलर एनालॉग, उसकी डाइजेशन जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो रही है और ब्लू कलर बन रहा है, लगातार वो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुई फॉरेन जीन की वजह से, तो व्हाइट कलर कॉलोनीज बनेंगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। और हम उन व्हाइट कलर कॉलोनीज को अलग कर लेंगे फ्रॉम द ब्लू कलर कॉलोनीज, और हम आसानी से उसका कल्चर कर सकते हैं। बात समझ आई? तो ये हमारा क्या था? ये हमारे थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो हमने बात की। अब लास्ट पार्ट हमारा आ जाता है वेक्टर्स ऑफ फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वेक्टर्स इन एनिमल्स। चलिए, लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट। वेक्टर्स में हम सबसे पहले ये ले लेते हैं वेक्टर्स इन प्लांट्स। पहले प्लांट्स के वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो, जब हम प्लांट्स के वेक्टर्स की बात करते हैं ना, तो जब भी कभी हमें बैक्टीरिया या वायरस से जीन्स को ट्रांसफर करना है, ठीक है, जब भी कभी हमें बैक्टीरिया और वायरस से जीन्स को ट्रांसफर करना है, किसमें? किसी एनिमल या प्लांट सेल में, या किसी यूकेरियोटिक सेल में, तो बैक्टीरिया और वायरल डीएनए जो होगा वो उससे जबरदस्ती काम करवाएगा। जो वो करवाना चाहता है, अगर वो डिजीज करवाना चाहता है तो वो वही करेगा। तो इसका मतलब है कि वो जो बैक्टीरियल और वायरल डीएनए है, वो जो चाहता है वही किसको करना पड़ेगा? उस यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो चेंज आएगी, वो चेंज क्या आएगी? जो वो नॉर्मल काम करना है वो छोड़ देगा। वो क्या करेगा? वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और वायरल जीन फोर्सेस देम टू डू व्हाट दे वांट टू डू। बात समझ आई? तो यहाँ हम एक लाइन लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी में बड़ी साफ साफ लिखी हुई है। चलिए, इस लाइन को हम लिख लेते हैं। ट्रांसफरिंग genes from bacteria and viruses into the plants and animals or eukaryotic cells. Eukaryotic cells and forces them to do what bacteria or virus want to do, wants to do। देखो, अब ये लाइन साफ साफ वहां लिखी हुई है, यानी
जो चेंज इस यूकेरियोटिक सेल में आएगी, वो चेंज क्या होगी? जो ये बैक्टीरिया और वायरस चाहता है, जबरदस्ती इससे काम करवाएगा। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छी एग्जांपल है इसका एक सॉइल बैक्टीरियम। इस सॉइल बैक्टीरियम नेमली, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद कर लो। इसको बिल्कुल आप याद करके अपने माइंड में बिठा लो। एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब ये बैक्टीरिया की क्या प्रॉपर्टी है? देखो, इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये बैक्टीरिया जो है, इट्स ए नेचुरल, इट इज रिगार्डेड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब भी ये बैक्टीरिया किसी भी प्लांट की विसिनिटी में आता है और उस प्लांट को सेंस करता है कि ये प्लांट जो है वोंडेड है, वीक है ना, या ओल्ड एज्ड है, तो वो इमीडिएटली बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर हम कहते हैं वो ट्रांसफर हो जाता है। इमीडिएटली वो बैक्टीरिया सेंस करते हुए कि ये प्लांट वीक है, वुंडेड है, वो बैक्टीरिया जो अपना प्लाज्मिड है वो किस में एंटर कर देता है? इनटू द प्लांट सेल। जैसे ही प्लांट सेल के अंदर जाता है, तो ये वहां पर क्या होता है? देखो, जैसे ही ये एंटर्स इनटू द प्लांट सेल्स, ये गया इनटू प्लांट सेल्स, चला गया। जैसे ही ये प्लांट सेल्स में गया, यहां जाके ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स आउट चेंजेस, यानी इट फोर्सेस देम टू डू व्हाट दे वांट टू डू। अब ये उसको क्या करेगा? उस प्लांट सेल से वो करवाएगा जो ये करवाना चाहता है। और वो क्या करवाना चाहता है, जरा हम देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास है एक प्लाज्मिड, किसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का। ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर आपको क्या दिखता है? यहां पर आपको दिख जाता है एक एरिया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया स्पेशलाइज्ड एरिया है, और ये स्पेशलाइज्ड एरिया क्या कहलाता है? टीडीएनए, ट्यूमर डीएनए। और ये जो ट्यूमर डीएनए है, ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेस ट्यूमर। ये ट्यूमर कॉज करता है, ये जीन ट्यूमर कॉज करती है। इसके साथ ही यहाँ पर, इस जगह पर बिल्कुल यहाँ पर क्या दिखाई देता है? देयर इज प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है, और जीन्स भी प्रेजेंट है ना। यहाँ पर भी प्रेजेंट है कुछ जीन्स जिन्हें हम कहते हैं वायरुलेंस जीन, और यहाँ पर भी कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे जैसे हम कहते हैं ओ आर आई। यहाँ पर ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो, मोटा मोटा मैं बात करूंगा। ये हमारा है एग्रोबैक्टीरियम का, जिसे हम कहते हैं, दिस इज नोन एज टी आई प्लाज्मिड। यानी उस बैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड पड़ा है, जिसे हम कहते हैं टी आई प्लाज्मिड। और ये टी आई प्लाज्मिड का नाम है और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बात समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना, पूरी कंसंट्रेशन। लेक्चर चाहे लंबा हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो, अब इस प्लाज्मिड के अंदर ये जो वायरलेंस जीन है, मैंने कहा ना, वो सेंस करती है। ये बैक्टीरियम जैसे ही किसी वीक प्लांट को देखेगा, वीक और वुंडेड प्लांट को देखेगा, ये उसको सेंस कर लेगा। वुंडेड प्लांट को देखेगा तो ये क्या करेगा? उसको सेंस कर लेगा। ये जीन्स उसको वायरलेंस जीन सेंस कर लेंगी। जैसे ही सेंस करेंगी, ये टी डीएनए जो है, ये टी डीएनए या ये जो प्लाज्मिड है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड ट्रांसफर ऑफ टी आई प्लाज्मिड इनटू होस्ट सेल। ध्यान से समझिएगा, होस्ट सेल में चला गया, होस्ट प्लांट सेल में। जैसे ही होस्ट प्लांट सेल में गया, ये वहां जाके क्या करेगा? ये वहां जाके ये जो टी डीएनए है, टी डीएनए कॉजेज ए डिजीज।
देखो कैसे कॉजेज ए डिजीज, कैसे कॉज करेगा, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास, ये हमारे पास कोई प्लांट की रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है, ये रूट्स है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, ये मान लेते हैं हमारे पास एक, ये आगे स्टेम आ गई, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस आ गई। अब इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये बाकी ट्री आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, देयर इज, ये टी प्लाज्मिड क्या करेगा, ये टी डीएनए रूट्स के अंदर भी ट्यूमर बनाना शुरू कर देगा, जहां जहां जाएगा, यहाँ भी, इसकी स्टेम के ऊपर भी, इस तरह से ट्यूमर्स इंड्यूस करना शुरू कर देगा। ये जो ट्यूमर बनते हैं, these tumor are known as, this disease is known as crown gall disease in plants, crown gall disease। और ये crown gall disease क्या है, it is a tumor in plants, और tumor in plants, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब है ये इसके अंदर क्या थी, नेचुरल प्रॉपर्टी थी, किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी से बिना हेल्प लिए ये खुद ब खुद प्लांट को सेंस करता है और उस पर ट्रांसफर हो जाता है और वहां जाके ये डिजीज कॉज करता है। बात समझ आई। अब ये प्रॉपर्टी जो है, इंसान तो बड़ा लालची है, उसने क्या देखा, उसने देखा कि ये प्रॉपर्टी, दिमाग तो है ना, दिमाग तो है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने सेंस किया कि ये प्रॉपर्टी तो इसकी बहुत अच्छी है, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, इसके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, देखो लिख लेते हैं, ये पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यूज्ड दिस ट्रांसफर प्रॉपर्टी, या ऐसा लिखे नेचुरल ट्रांसफर प्रॉपर्टी, नेचुरल ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड, है ना, उन्होंने इसको यूज किया किसके लिए, इन ट्रांसफरिंग, इन ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो उन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए किया। अब इससे क्या हुआ, जीन ऑफ, जैसे ही हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे, मान लो इस टी डीएनए की साइट पे, समझना बात को, इस टी डीएनए की साइट पे हमने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जैसे डालेंगे तो यहां पर क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगी, और अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, इंसर्शनल एक्शन के बाद क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या करेगी, ये खुद ब खुद इसको ट्रांसफर, अपने आप ये ट्रांसफर हो जाएगा प्लांट सेल में, जहां हमने ट्रांसफर करना है हम खुद भी कर सकते हैं, या ये खुद ब खुद हो जाएगा इन द विसिनिटी ऑफ द प्लांट सेल। और फिर क्या होगा, इन द विसिनिटी ऑफ द प्लांट सेल ये आराम से ट्रांसफर होगा, और डिजायर्ड अफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, और अल्टीमेटली क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसकी होगी, ऑफ टीडीएनए, और फाइनली उसके बाद क्या होगा, डिजायर्ड करेक्टर इज प्रोड्यूस्ड, करेक्टर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ आई। तो ये एक वेक्टर था जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टी आई प्लाज्मिड, तो इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। लास्ट हमारे पास एक छोटा सा है, उसको हम वहीं से कर लेते हैं, वेक्टर्स ऑफ
एनिमल्स में, जहाँ रेट्रोवायरसेस आते हैं, और रेट्रोवायरसेस क्या है, आरएनए वायरसेस है। तो इनकी भी प्रॉपर्टी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करते हैं, है ना। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो याद रखिए कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करके, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स का यूज करके, रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, आरएनए वायरसेस, जो क्या काम करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके अल्टीमेटली होस्ट जीनोम के अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे एड्स हो गया या बाकी डिजीजेस, कैंसर्स हो गए। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने इसी प्रॉपर्टी को देखा। देखो यहां लिखा हुआ है, लेट मी, देखो, लेट अस पहले इसी को कर लेते हैं। रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड, क्योंकि रेट्रोवायरस की प्रॉपर्टी है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये भी डिजीज कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं कि इनके पास एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को प्रोड्यूस करेंगे, आरएनए से डीएनए बनाएंगे, डीएनए से फिर एमआरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन्स बनेंगी, और फिर अल्टीमेटली डिजायर्ड जो रिजल्ट्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, यानी जो डिजीज होगी वो प्रोड्यूस होगी। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इसकी इसी प्रॉपर्टी को यूज किया कि डिजायरेबल जीन्स इसके अंदर डाल, डिजायरेबल जीन इस रेट्रोवायरस के अंदर इसको चेंज किया, इसके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाई, और फिर वही डिजायरेबल जीन्स जो थी एनिमल्स के अंदर हमने ट्रांसफर कर दी। समझ आई। और जब ये ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि अब क्या हो गया, अब वो जो रेट्रोवायरस था वो हार्मलेस हो गया, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या डाल दिया था, जो डिजायर्ड जीन थी, डिसआर्म्ड कर लिया, डिजायर्ड जीन डाली, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुई। तो वो रिजल्ट कौन सा प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेगा जो हम चाहते हैं। अब वो रेट्रोवायरस क्या हो गया, हार्मलेस हो गया, अब वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। तो वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा वेक्टर बन जाएगा, अंदर जाके वो जल्दी से रेप्लिकेशन करेगा उन जीन्स की, और अल्टीमेटली द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो याद रखिए, सो वंस, यहाँ पढ़ लेते हैं, वंस a gene or DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into bacterial, plant और animal, जहां पे हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। हमने अभी बात की, अभी हमने एक और बात की थी, पहले इसी की बात कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा नीचे कर लें। यहाँ पर हमने अभी बात की थी वेक्टर्स, है ना, वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स की तो हमने एडिनो रेट्रोवायरसेस की बात की, एडिनो वायरसेस भी होते हैं, याद रखिएगा, एडिनो वायरसेस भी होते हैं, ठीक है, और पेपिलोमा वायरसेस भी होते हैं। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं एनिमल्स में, जिनका हम यूज करते हैं इन इन बेसिकली द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमंस, वहां हम यूज करते हैं। तो वहां हमने नहीं जाना इतनी दूर, फिलहाल रेट्रोवायरस के बारे में याद रखिए, वो एक अलग टॉपिक है, बनाएंगे हम एडिनो वायरसेस और पेपिलोमा वायरस के ऊपर। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स, अभी आपने क्या देखा, देखो ये वही लाइन है जो मैंने लिखी थी, ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू, मैंने आपको अभी बताया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस which have known for these ages how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what bacteria or virus want। देखो बात समझ आई, कि जो वो चाहते हैं वही होगा। तो वो कैसे, ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसकी एग्जांपल अभी की, कि इसके पास वो टीडीएनए होता है जो ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है, ये देखिए ट्यूमर कॉज करता है, और फिर ये ट्यूमर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द पैथोजन। अब साइंटिस्ट ने नेचुरली इसी प्रॉपर्टी को यूज किया, और जब इसी प्रॉपर्टी को यूज किया तो उन्होंने क्या किया कि इस ट्यूमर इंड्यूसिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये जो टीआई प्लाज्मिड था, इसका वो जो टीडीएनए था, उसको उन्होंने इंसर्शनल एक्टिवेशन से जो डिजायर्ड जीन थी वो डाली, और अल्टीमेटली क्या हुआ, डिलीवर जीन्स ऑफ अवर इंटरेस्ट डाल दी गई इनटू द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, आराम से जो करेक्टर हमें चाहिए हमने उसमें डाला, इंसर्शन और इनएक्टिवेशन की, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, प्लांट के पास रखो, खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा, और हमारा काम आसानी से कर देगा। बात समझ आई। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मैंने पूरा टेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्ट किया है। इसी तरह से जो अभी तक आपने पढ़ा, देखो जो अभी तक आपने पढ़ा, ये ध्यान रखो कि जो अभी तक आपने पढ़ा वो चीजें क्या पढ़ी है आपने।
आपने अभी तक पढ़ा कि क्लोनिंग साइट्स, है ना, आपने अभी क्लोनिंग साइट्स पढ़ा था। प्रेफरेबली सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, है ना, फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमने कहा था मैंने आपको। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स होगी तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे और वो क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। ये क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन बन सकता है आपका, असर्शन बन सकती है आपकी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आपको मिलती है। ठीक है, हमने तो काफी डिटेल में किया। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन है। और जब आप बाम H1 पर जाते हो तो क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन के लिए वो सेंसिटिव हो गई। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR322 पे जब आप करते हो द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, मैंने कहा ना वो क्या हो गई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से सेंसिटिव होगी। अब क्या हुआ, लेकिन हम अभी भी नॉन रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, उसको एम्पीसिलिन के ऊपर डालो तो वो ग्रो करेंगे। लेकिन बात वही आ गई कि अगर आपने ये किया, देखो, अगर आपने ये काम कर दिया, एम्पीसिलिन के ऊपर डाल तो दिया लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रो करते हैं, तो यहाँ हमें कंफ्यूजन हो सकती है ना, कंफ्यूजन हो सकती है ना, तो इसको अभी दूर करते हैं। देखो, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे डालोगे बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। अब क्या हुआ, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। अभी हमने नीचे कहा, ये देखो, नीचे अभी कहा नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं दोनों एंटीबायोटिक्स पे ग्रो करेंगे, टेट्रासाइक्लिन पे भी और एम्पीसिलिन पे भी। बात सही है। देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हम क्या कर रहे हैं। अब उसके बाद अब उसके बाद क्या है, इन दिस केस one antibiotic resistant gene helps in selecting the transformants, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of aerial DNA and help in selection of recombinants. अब कौन करती है वो, बताओ मुझे कौन करती है। एक ट्रांसफॉर्मेंट्स को ढूंढ रही है और एक रिकॉम्बिनेंट्स को, बताओ ये किया हमने यहाँ पे। देखो मैंने आपको बता दिया साफ साफ। एम्पीसिलिन क्या कर रही है, एम्पीसिलिन हमें बता रही है ट्रांसफॉर्मेंट्स के बारे में। और यहाँ टेट्रासाइक्लिन की क्या हुई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और ये हमें बता रही है रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में बता रही है कि नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा क्वेश्चन। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत ध्यान से समझो। Selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating in two plates having different antibiotics, है ना, दोनों एंटीबायोटिक्स हमें डालने पड़ेंगे। फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ डाई हो रहे हैं, कहाँ ग्रो हो रहे हैं। तो बड़ा ही एक टफ सा प्रोसेस है, बार बार हमें कल्चर प्लेट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने अल्टरनेट सिलेक्टिव मार्कर्स डेवलप किए और वो आसानी से हमें क्या करते थे, रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर देते थे अपने कलर प्रोड्यूसिंग करेक्टर की वजह से। और यहाँ क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इंसर्ट किया कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हमने बीटा ग्लैक्टोसिडेज की जगह पर हमने कोई जीन डाली, फॉरेन जीन डाली, यानी लैग जेड जीन एरिया पे, तो इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, वो एरिया क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। अब क्या हुआ, जो यहाँ पर एक्स गर्ल जीन थी, जिसको हमने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर एनालॉग ऑफ लैक्टोज कहा था, वो हमें ब्लू कलर्ड ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देगा इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन एंजाइम, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हमें ब्लू कलर्ड कॉलोनीज दे रहे थे। बात समझ आई, डज नॉट हैव इंसर्ट। और अगर इंसर्ट हुए, ठीक है, तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज तो बनेगा नहीं। और अगर बनेगा नहीं, द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, क्योंकि डाइजेशन तो होगी नहीं, तो वो वैसे का वैसा ही कलर सब्सटेंस पड़ा रहेगा उसके बीच में। सो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज क्या देंगी, वो हमें देंगी वाइट कलर। ठीक है। और नॉन रिकॉम्बिनेंट हमें क्या देंगी, ब्लू कलर। ये देखो,
हमने किया है, ये देखो, ये यहाँ हमने किया, बिल्कुल किया, और सेम यही सारी चीजें, और इसे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ठीक है, हमने एक एक चीज को बड़े आराम से किया है, तो ध्यान रखो, एक एक चीज को हमने बड़े आसानी से किया है। ये हमने पढ़ लिया, ये फीचर्स ऑफ ए गुड वेक्टर। ठीक है, हमने कहा कि ये सीक्वेंसेस होते हैं, और यहाँ पर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर कौन करता है, आरओपी, उसके बारे में हमने भी बात कर ली। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। सिलेक्टेबल मार्कर की भी बात कर ली हमने, है ना, अभी हमने सिलेक्टेबल मार्कर की बात की। कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर हैं, दोनों की बात की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और इसके साथ साथ लैक्जेट जीन। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्लोनिंग साइट्स के बारे में भी बात कर ली। देखो, ये क्लोनिंग साइट्स है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्लोनिंग साइट्स में हमने शुरू में ही कहा, क्लोनिंग साइट में हमने क्या कहा था, याद रखो, यहाँ पे हमने कहा था ये प्रेफरेबली सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा, और यहाँ पर हमने ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस जितनी भी है, मैंने ये लगा के रखी है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप, और इन पॉइंट्स को याद रखें, आपको नीट में बहुत बहुत हेल्प होगी। So I hope you like the lecture. So do like, share and subscribe. Thank you. Thank you very much.